गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप लोग को कल हम लोग जो पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे आप लोग को पता ही है। प्री हिस्ट्री, पुरा पाषाण काल का जो फेज था उस सारे फेज के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या था? पैलियोलिथिक, पुरा पाषाण, और क्या था? मेजोलिथिक, मध्य पाषाण, और नियोलिथिक, नव पाषाण। उस काल में क्या क्या चेंज हुआ, हर एक चेंज के बारे में पढ़े। आग का खोज हुआ था उच्च पुरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? छोटे छोटे औजार बनने लगे। और क्या था? उसके बाद क्या हुआ? नव पाषाण काल में पहिया का खोज हो गया, एग्रीकल्चर का ये हो गया, शुरुआत हो गया, अस्थाई निवास बनने लगा मानव का। ये सब बनने लगा था कि नहीं बनने लगा था? वही धीरे 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 चेंज होके अब किसमें? प्री हिस्ट्री तो कंप्लीट हो गया था कल। अब किस में आ रहे हैं? तो प्रोटो हिस्ट्री में। किस हिस्ट्री में? प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री देख लीजिए, इसमें क्या है कि आद्य इतिहास। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब हुआ आद्य इतिहास काल। आद्य इतिहास काल, इसका भी अलग अलग फेज है कि नहीं है? उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटो हिस्ट्री में कौन कौन से काल थे, इस काल को क्या है, इसमें कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य थे, लिपि था तो कौन सा लिपि था, इस टाइप से लिपि था तो पढ़ा जा सका कि नहीं पढ़ा जा सका। इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत इजीली आप लोग को समझ में भी आएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। आप लोग एक बार देख लीजिए इसको, फिर स्टार्ट करेंगे। अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए क्या क्या है इसमें। इस काल में प्रोटो हिस्ट्री में क्या था? यूज ऑफ कॉपर, तांबा का उपयोग होने लगा। यदि तांबा का उपयोग होने लगा तो आप लोग समझ ही रहे होइएगा, इस काल को क्या बोला जाएगा? ताम्र पाषाण काल। इस काल को क्या बोलेंगे? ताम्र पाषाण काल। अब इसके साक्ष्य क्या थे? देखिए, हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब ऐतिहासिक साक्ष्य थे इसमें, बिल्कुल थे। दूसरा क्या है? स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिपि। लिपि तो था लेकिन रीडेबल नहीं था। मतलब क्या? लिपि था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। लिपि था लेकिन पढ़ा नहीं जा सका इसको। अब क्या है? लिटरेचर, साहित्य भी था। लिटरेचर एविडेंस भी मतलब साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य भी अवेलेबल थे इसमें, इस काल में, प्रोटो हिस्ट्री आदि इतिहास काल में। क्लियर हो गया? ऐतिहासिक साक्ष्य भी थे, और क्या क्या थे बताइए? लिटरेचर भी था, स्क्रिप्ट भी था, लेकिन स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका। इस काल के स्क्रिप्ट को बिल्कुल नहीं पढ़ा जा सका। ठीक है। अब क्या होगा? इसका टाइम पीरियड क्या होगा? आप लोग बहुत टाइम पीरियड के बारे में सोचते हैं कि इस काल का टाइम पीरियड क्या होगा, इस काल का टाइम पीरियड क्या होगा। हम इसलिए हर एक काल के टाइम पीरियड को अलग अलग बताए हुए हैं, जो अलग अलग बुक से लिया गया है। इसमें देखिए टाइम पीरियड क्या है। 3000 BC से 750 BC, मतलब 3000 BC से 750 BC के काल को क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास काल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए आगे क्या है। चाल्कोलिथिक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। बोले ना तांबा का उपयोग होने लगा। मतलब क्या? जब तांबा का उपयोग कब होगा? जब उसका खोज होगा। समझ रहे हैं कि प्रोटो हिस्ट्री में ही तांबा का खोज हुआ, इसीलिए इस काल को क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण युगीन काल। मतलब क्या? तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग होने लगा इसमें। इससे पहले के काल में सिर्फ पत्थर का उपयोग होता था, लेकिन इस काल में किसका हो रहा है? तांबा का भी और पत्थर का भी। इसलिए ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता इसको बोलते हैं, या चैल्कोलिथिक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इस पेज में तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लीजिए। अगर आप लोग को कोई समझ में आए कि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कहीं से भी। देखिए इसमें क्या है कि कभी कुछ कुछ में इंग्लिश लिखा रहता है, कुछ में नहीं लिखा रहता। आप लोग सब्जेक्ट को समझने का कोशिश कीजिए, लैंग्वेज को नहीं। लैंग्वेज तो आप समझ ही जाइएगा, सीख ही जाइएगा, लेकिन मेरा कहना क्या है कि सबसे पहले इस पीरियड में क्या क्या थे, क्या क्या था, इसमें क्या क्या पढ़े जा सके, क्या क्या नहीं पढ़े जा सके। प्रोटो हिस्ट्री में क्या स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका? था तो जरूर, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। समझ रहे हैं ना? इसको पढ़ नहीं सकता कोई, पढ़ नहीं सका कोई। लिटरेचर था, वो रीडेबल होगा या नहीं होगा वो आगे बताएंगे, इंतजार कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसी काल को क्या बोला, बताए थे ना कि ब्रॉन्ज एज। पहले एक बार देख लीजिए आप लोग अच्छे से इसको। अब देख लीजिए इसमें क्या है। चाल्कोलिथिक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। चाल्कोलिथिक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। इसको ताम्र पाषाण या कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं।
इसको 3 भाग में बांटा गया है। इसको कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। बिफोर हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले, हड़प्पा, और आफ्टर हड़प्पा मतलब हड़प्पा के बाद। मतलब क्या, इसको लिख देते हैं आप लोग के लिए, के सुविधा के लिए हम इसको लिख देते हैं, जिससे कि आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए क्या है, हड़प्पा से पहले, हड़प्पा से पहले, और ये क्या हो जाएगा, हड़प्पा काल, और ये क्या है, हड़प्पा के बाद, हड़प्पा के बाद। समझ गए? इंग्लिश में भी लिख दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है कि बिफोर हड़प्पा का पीरियड क्या दिख रहा है यहाँ पर, 3000 बीसी से 2350 बीसी। कहने का मतलब क्या हुआ, 3000 बीसी से 3350 बीसी तक के काल को क्या बोलेंगे, बिफोर हड़प्पा। अब उसका सिविलाइजेशन क्या था, ग्रामीण मतलब रूरल सिविलाइजेशन था। इसका जो सिविलाइजेशन था वो ग्रामीण सभ्यता था। क्या था, ग्रामीण सभ्यता था, ग्रामीण सभ्यता। तो बिफोर हड़प्पा का जो सिविलाइजेशन था, इसका टाइम पीरियड क्या था, 3000 बीसी से, बताइए, टू 2350 बीसी तक के काल को बोला जाता था। इसमें क्या था, रूरल सिविलाइजेशन मतलब ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण लोग इसमें रहते थे। गांव देहात का कंसेप्ट समझ रहे हैं ना, गांव में हम लोग रहते हैं, हमारा गांव बहुत अच्छा होता है कि नहीं होता। अब आगे देखिए, हड़प्पा में क्या था, इसका पीरियड कितना है, तो 2350 बीसी से 1750 बीसी के काल को क्या बोलते हैं, हड़प्पा का काल। और इसमें अर्बन सिविलाइजेशन था। इसमें कौन सा सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन मतलब क्या, नगरीय सभ्यता। इसमें क्या था, नगरीय सभ्यता था। इसमें कौन सा सभ्यता था, नगरीय सभ्यता। अब दूसरा क्या है, आफ्टर, तीसरा आफ्टर हड़प्पा। आफ्टर हड़प्पा में क्या था उसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड भी वही है, 1750 से 750 बीसी। और इसका जो सिविलाइजेशन था रूरल मतलब ग्रामीण। अब एक चीज आप समझ रहे हैं, अब देखिए इसमें क्या है कि बिफोर हड़प्पा का जो काल था वो कौन सा काल था, ग्रामीण। हड़प्पा का काल कौन सा था, हड़प्पा के काल में कौन सभ्यता था, तो शहरी सभ्यता। और आफ्टर हड़प्पा कौन सा सभ्यता डेवलप हो गया, समझ जाइए कौन सा सभ्यता डेवलप हुआ, फिर से ग्रामीण सभ्यता डेवलप हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। बिफोर देख पढ़िए एक बार अच्छा से, पहले हम साइड हो गए हैं, एक एक पॉइंट को आप लोग पढ़िए। इसमें क्या है कि बिफोर हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले के काल में क्या हुआ, तो आपको बताया है ना कि ये रूरल सिविलाइजेशन था। इसका टाइम पीरियड ही क्या था, 3000 बीसी से लेकर कहाँ तक था, 2350 बीसी तक का था। और इसका जो सभ्यता था रूरल मतलब ग्रामीण, इसका सभ्यता क्या था, ग्रामीण सभ्यता था। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, इसके प्रमुख व्यवसाय क्या थे, एग्रीकल्चर। हड़प्पा के पहले काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पहला प्रमुख व्यवसाय था। और क्या था, इसके अलावा लोग पशुपालन और मत्स्य पालन भी करते थे। मतलब क्या करते थे, पशु का भी पालन करते थे और मछली पालन भी करते थे। ठीक है, मतलब पहला क्या था, एग्रीकल्चर, दूसरे में क्या था, पशुपालन, मछली पालन करना, ये सब काम ये लोग करते थे। अब आगे क्या है कि ये लोग कच्चे मकान समझ रहे हैं ना, कच्चे मकान या घास फूस के मकान में रहते थे। बिल्कुल क्लियर है। और क्या था, कहीं कहीं पर पक्का मकान दिखता था, जो ही लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिए इसको, कि मनुष्य घास फूस के कच्चे मकान में रहता था। कहीं कहीं कच्ची ईंट के भी मकान देखने को मिलते हैं, कहीं कहीं मिलता है, यदा कदा, बहुत दूर जाके मिलता होगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, मनुष्य के द्वारा कॉपर, कॉपर मतलब समझ रहे हैं ना, तांबा, और ब्रॉन्ज एवं ब्रॉन्ज दोनों का उपयोग होने लगा। कहने का मतलब क्या है, बिफोर हड़प्पा से ही किसका, कॉपर और ब्रॉन्ज का, कॉपर मतलब तांबा और ब्रॉन्ज दोनों का उपयोग होने लगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, एक बार बोल के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, किलेबंदी मतलब फोर्टिफिकेशन, किला का किलाबंदी भी स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया इस काल में। अन्नागार मतलब अन्न रखने के लिए, जब एग्रीकल्चर होगा तो अन्न जो बचेगा उसको बचा के रखेंगे, जो बाद में यूज में आएगा, उपयोग में आएगा, वो भी बनने लगा था इस काल में। यही कह रहा है कि किलेबंदी और
अन्नागार के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में किलेबंदी और अन्नागार दोनों के प्रमाण मिले हैं। क्या क्या मिले? पहला व्यवसाय क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। व्यवसाय कृषि था। दूसरा क्या था? इसमें क्या था? घास फूस के घर में रहते थे। कहीं कहीं पर क्या क्या था? पक्के मकान दिखते थे। मनुष्य क्या था? किलेबंदी करके रहते थे। अन्नागार मिलता था। यही सब चीज मिला था ना इस काल में, बिफोर हड़प्पा के काल में। क्लियर हो गया ना? आप वीडियो देखिएगा और ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे होगा, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम। ये व्हाट्सएप नंबर है, वही टेलीग्राम नंबर भी है। अब आगे देखिए क्या है? मेजर साइट, प्रमुख जो इसके क्या बोलते हैं, प्रमुख जगह, वैसे जगह जहां पर इनका इनका साक्ष्य मिला है। तो क्या है? मुंडी गक है। मुंडी गक कहाँ पर है? ये अफगानिस्तान में है। ये कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। मुंडी गक कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। आगे आगे मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ और कोट दीजी दोनों कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अब अगला क्या है? राखी गढ़ी, पनवाली, कालीबंगा, ये सब कहाँ पर है? भारत में। राखी गढ़ी, कालीबंगा और बनवाली ये सब कहाँ है? इंडिया में है। और कोट दीजी कहाँ पर है? मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। मुंडीगढ़ कहाँ पर है? तो समझ रहे हैं ना, अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान पाकिस्तान से सटा हुआ है, पाकिस्तान से सटा हुआ इंडिया है। तो पहला साक्ष्य कहाँ पर मुंडीगढ़ मिला था, जो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी, बनवाली, कोट दी, ये सॉरी, ये और बहुत सारा कालीबंगा है, लोथल है, ये सब कहाँ पर मिले हैं? इधर मिले हैं। लेकिन इनके प्रमुख जो साइट थे बिफोर हड़प्पा के, जो साइट थे, ये लोग ये सब जो थे ये मिले हैं। बिफोर हड़प्पा में इतने साइट्स विजिबल हुए हैं, क्लियर है, जो दिखे हैं आज तक। अब आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। अब आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक बार फिगर देख लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर इसको हर एक डायग्राम को समझेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। देखिए, इंडस वैली या हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, समझ रहे हैं ना? अब शुरू हो गया सिंधु घाटी सभ्यता। इसका आप लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। आप लोग को नहीं, हमको लगता है ना कि जो कैसे पढ़ना है अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को। हिस्ट्री भी बहुत आसान है, समझ सकते हैं उसको। वन लाइनर रटने के चक्कर में नहीं रखना, रहना है, समझना है। किसी चीज़ को समझ जब एक बार लीजिएगा ना तो लाइफ में नहीं भूलिएगा। और किसी चीज़ को आप रटिएगा, याद कीजिएगा, तो ये पॉसिबल है कि अगले 10 दिन के बाद वो आप भूल जाइएगा। तो अब देखिए क्या क्या है इसमें। देखिए फिगर, देखिए इसमें क्या है। इसका पीरियड क्या है हड़प्पा का? 2350 से 1750 बीसी। अब इसमें क्या है? इसमें क्या है? हिंदू कुश, तजला, फुरात, मेसोपोटामिया, ये सब नाम सुने होइएगा। इसमें क्या है? हिंदू कुश, तजला, फुरात, आप लोग ये सब जगह का नाम सुने होइएगा, बिल्कुल सुने हैं। अब देखिए, और क्या है? मेसोपोटामिया, समझ रहे होइएगा, आप लोग को तो पता ही होगा मेसोपोटामिया कहाँ पर है। चलिए, अब देखिए ये क्या है? पामीर का पठार, पता है ना कहाँ पर है? इंडिया के ऊपर में है पामीर का पठार, है कि नहीं है? अब देखिए दूसरा क्या है? इसी में क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, और नील नदी, नील नदी का भी है अफ्रीका में। अफ्रीका की देन, अभी क्या बोलते हैं, मिस्र को क्या बोलते हैं? नील नदी का देन बोलते हैं, है कि नहीं है? सूडान के खार्तूम में व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती है, वहां से वो नील बन के निकल जाती है कहाँ तक? मिस्र तक। उससे पहले कहाँ है? युगांडा से निकलती है, विक्टोरिया लेक से। नील नदी का एक पार्ट विक्टोरिया से, व्हाइट नील या ब्लू नील का, या फिर उधर से निकलता है। तो ये नील का है। नील नदी का भी सभ्यता, जब इस जिस समय ये सभ्यता डेवलप हो रहा था उस समय नील नदी का भी सभ्यता डेवलप हो रहा था। तिएनसांग, येलो रिवर, ये जो पीला नदी है वहां पर हुआंगहो सिविलाइजेशन, मतलब समझे ना, हुआंगहो सभ्यता जो चीन में है, पीला नदी के किनारे डेवलप हो रहा था। अब देखिए अगला क्या है? काराकोरम दर्रा, जो कहाँ पर है? इंडिया के पास, इंडिया में है कि नहीं है? सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर के पास। अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन गया ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बन गया। अब जो काराकोरम होगा किसका पार्ट होगा? तो लद्दाख का पार्ट होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए ये फिगर समझिए, फिगर क्या है? पामीर का नोट, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द कौन कौन सा सभ्यता डेवलप हुआ था, उसी को एक डायग्राम के रूप में हम दिखा रहे हैं। अफ्रीका में कौन था? नील नदी का सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इंडिया में। अब देखिए तिएनसांग, पीला नदी का सभ्यता चीन में। हुआंगहो का, जिसको हुआंगहो सिविलाइजेशन या हुआंगहो सभ्यता बोलते हैं,
अब आगे क्या पढ़ेंगे, ये फिगर तो समझ में आ गया ना, सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी का सभ्यता, मेसोपोटामिया का सभ्यता, ये सब ये फिगर में दिख रहा होगा। आप लोग देखिएगा, बार बार वीडियो को देखिएगा, रिकॉग्नाइज कीजिएगा माइंड को, क्योंकि जो चीज़ पहले से पढ़ने का आदत है ना, उससे कंप्लीट चेंज आपको मिल रहा है। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन समझिए, कोशिश कीजिए समझने का, समझने से ही अच्छा होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखिए आगे क्या है, इंट्रोडक्शन है। इस एज के काल को क्या बोलते हैं, एक बार पढ़िए, देखिए हम साइड हो जाते हैं, एक बार देख लीजिए पूरा। इसमें क्या है कि 2350 बीसी से किस तक काल का है, 1750 बीसी हड़प्पा, चालकोलिथिक या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इसको ताम्र पाषाण कालीन भी बोल देते हैं। कोई दिक्कत, आप लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्या है, हड़प्पा सिविलाइजेशन पहली खोजी गई। अब साइट जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो पहला बार खोजा गया था, शुरुआत में जो साइट खोजा गया था, कहाँ पर खोजा गया था, इंडस और उसकी सहायक नदियों के किनारे। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंधु और उसके सहायक नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला था, पहला बार खोजा गया था। और इस सभ्यता के जो समकालीन सभ्यता थे, कौन, तो अभी तो बताए थे ना, मेसोपोटामिया का, नील नदी का, हुआंगहो नदी का, हुआंगहो सभ्यता, तो ये सारे लिखे हुए हैं। मतलब क्या, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता कौन था, तो मेसोपोटामिया का था। ये दजला और फुरात नदी के किनारे, मेसोपोटामिया को जो सभ्यता था कहाँ पर था, दजला और फुरात नदी के किनारे था। अब क्या है, नील नदी का सभ्यता, नील सभ्यता कहाँ पर था, नील नदी का जो सभ्यता था वो कहाँ पर था, तो नील नदी के किनारे। और हुआंगहो सभ्यता कहाँ पर था, हुआंगहो सिविलाइजेशन कहाँ पर था, येलो नदी, यानी कि पीला नदी के किनारे ये सभ्यता था। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आज खांसी थोड़ा हो रहा है। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि क्या क्या था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या होगा बताइए आप, ये लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चार्ल्स मेसन इसके बारे में पता लगाया था। सबसे पहले कौन पता लगाया था, चार्ल्स मेसन इसके बारे में पता लगाया था, इस सभ्यता के बारे में। 1856 में कब क्या हुआ था, लाहौर और कराची के बीच जब रेलवे ट्रैक बिछाया गया जा रहा था, तब दोबारा इसके ओर ध्यान गया। मतलब क्या, जब रेलवे का जो ट्रैक बिछाया जा रहा था ना, उस समय इस पर ध्यान गया, इस सभ्यता की तरफ इसका ध्यान गया। अब देखिए क्या हुआ, चार्ल्स मेसन जी बताए। अब उसके बाद क्या है, जब रेलवे ट्रैक का खोज हो रहा था, समझ रहे हैं ना, 1853 में रेलवे का शुरुआत हुआ था, कौन किए थे, लॉर्ड डलहौजी। और पहला बार कहाँ हुआ था, बम्बई से थाने तक हुआ था कि नहीं हुआ था। अब देखिए आगे क्या है, इसमें वही चीज के बारे में बता रहे हैं कि जब रेलवे ट्रैक खोजने के बारे में पता चला, तब जाके क्या हुआ, इसका खोज हुआ। अब देखिए 1861 में जनरल कनिंघम ने इस सभ्यता का व्यापक सर्वेक्षण किया। कौन किया, जनरल कनिंघम ने इस सभ्यता का व्यापक सर्वेक्षण किया। अब आगे क्या है, 1921 में जॉन मार्शल 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में जयराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। कौन किया, क्या है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। और 1991 में धौलावीरा का खोज किया गया। कहाँ है धौलावीरा, आपको बताए थे ना, और धौलावीरा कहाँ पर है, तो गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। धौलावीरा का खोज 1991 में हुआ था। क्लियर है। अब देखिए 2013 में खैरसेरा गुजरात का खोज हुआ। इसी हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक पार्ट है खैरसेरा, जहां पर इसका खोज हुआ था। अब देखिए आगे क्या है, 2015 में क्या हुआ, राखी गढ़ी का खोज हुआ। राखी गढ़ी वर्तमान में कहां पर है, राखी गढ़ी जो है वर्तमान में कहां पर है, आप लोग को तो पता ही है कहां पर होगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, राखी गढ़ी कहां पर है। जो कि अब तक का सबसे बड़ा सभ्यता था। राखी गढ़ी क्या था, अब तक का सबसे बड़ा सभ्यता। अब ये डायग्राम आप लोग देखिए, बहुत यूनिक डायग्राम है, आप लोग को अच्छा लगेगा ये डायग्राम देखकर शायद। अब इस डायग्राम में क्या कहता है
कि ये जो विस्तार हुआ था हड़प्पा सभ्यता का एक्सपेंशन था, कहाँ-कहाँ था? देखिए उत्तर में कहाँ है? मांडा, उत्तर में मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद, दक्षिण में क्या है? दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पूरब में क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो उत्तर में है, सॉरी उत्तर प्रदेश में है। अब आगे क्या है? सुक्ता गेंदोर जो अफगानिस्तान में है, वर्तमान में कहाँ है? तो अफगानिस्तान में क्या है? सुक्ता गेंदोर। क्लियर पिक्चर हो गया होगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में क्या है? मांडा, जम्मू कश्मीर। और क्या है नीचे में? दाइमाबाद, महाराष्ट्र। और पूरब में क्या है? बताइए। आलमगीरपुर, यूपी में है। और पश्चिम में क्या है? सुक्ता गेंदोर जो वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। अब दूरी कितना है? देखिए उत्तर से दक्षिण का 1600 किलोमीटर था और पूरब से पश्चिम का 1400 किलोमीटर था। क्लियर हो गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में क्या हो जाएगा? आपको बताइए, सुक्ता गेंदोर। क्लियर हो गया? चलिए, अब इसका जो शेप है, इस सभ्यता का जो शेप है, कौन सा शेप है? तो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। देख लीजिए, सुक्ता गेंदोर पूरब में था अब मांडा उत्तर में, गुजरात में, सॉरी उत्तर में जम्मू कश्मीर में, आलमगीरपुर पूरब में और दक्षिण में दाइमाबाद। ये शेप देख लीजिए कितना अच्छा से बना हुआ है। आप लोग देख लीजिए इसमें। अब एरिया कितना है आपका इसका? तो एरिया है 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर में। अब देखिए कितना साइट खोजा गया है, तो 1500 साइट, मतलब क्या? 1500 साइट और 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया था। शेप क्या था? ट्रायंगुलर शेप था। समझ रहे हैं ना? पश्चिम में क्या था? सुक्ता गेंदोर। उत्तर में क्या था? मांडा। पूरब में क्या था? आलमगीरपुर। और दक्षिण में क्या था? तो दाइमाबाद। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें देख लीजिए, रूरल साइट जो खोजे गए हैं, मतलब ग्रामीण, समझ रहे हैं ना? ग्रामीण स्थल जो खोजा गया है 1490। और अर्बन मतलब शहरी, शहरी कितना खोजा गया है? तो शहरी खोजा गया है 10। समझ है ना? 10 साइट जो था, 10 जगह जो था शहरी था और 1490 जो था कहाँ था? एकदम ग्रामीण इलाका में था। और एक्सपेंशन कहाँ-कहाँ तक? इसका विस्तार कहाँ-कहाँ तक हुआ था? तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीनों रीजन में इसका विस्तार था। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। समझ रहे हैं ना? ये 3 देश में इसका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। क्लियर हो गया होगा? अब तक जो पढ़ते थे और अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें तो थोड़ा-सा अंतर होगा ना, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अब देख लीजिए ये एक डायग्राम से पढ़ रहे हैं। अब अगला क्या है? अब ये देखिए इसके बारे में क्या देख दिया हुआ है। हाँ, अब अगला पेज पे चलते हैं। अगले पेज में क्या है? जनरल फीचर्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सामान्य विशेषता क्या है? जनरल सिंधु घाटी सभ्यता का सामान्य विशेषता आप लोग देख लीजिए एक बार, तब पढ़ेंगे अच्छा से। देखिए अच्छे से और आप लोग देखने के बाद बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अच्छा लगेगा तो और सारा, ये एक सीरीज है हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हर एक चीज़ का एक सीरीज चलेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत दूर तक ये सीरीज जाएगा। इसके लिए घबराना नहीं है, लगे रहना है, मेहनत करना है। और पीडीएफ जो पीपीटी फॉर्मेट में मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा, आप लोग ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? अब देखिए आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होइएगा। अब देखिए क्या है? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। प्रथम नगरीय सभ्यता कौन-सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर नगर होगा तो समझ ही रहे हैं ना उसमें क्या-क्या हो सकता है। तो नगर में क्या हो जाएगा? बेहतर टाउन प्लानिंग, मतलब क्या? शहरी व्यवस्था जो था वो क्या था? बहुत ही अच्छा था। आज भी कॉपी करता है लोग इसका। अब देखिए टाउन 2 भाग में बँटा हुआ था, ईस्ट में और वेस्ट में। देख लीजिए, ईस्ट भाग में ऊँचाई पर जो था उच्च वर्ग रहते थे। पक्के मकान, ईंट से निर्मित मकान में उच्च क्या है? ऊँचाई पर जो लोग रहते थे, बड़े लोग रहते थे। पक्के मकान के ईंट में रहते थे और ईंट ईंट का जो साइज़ था 3:2:1 का रेशियो था। समझ रहे हैं ना? अनुपात जो था 3:2:1 में था। मतलब ईस्ट में, वेस्ट में और ईस्ट 2 पार्ट में डिवाइड था। तो वेस्ट में कौन रहते थे? ऊँचे पर कौन रहते थे? बड़े लोग रहते थे। तो वो कैसे मकान में रहते थे? ईंट के मकान में रहते थे, पक्के ईंट के मकान में रहते थे। और उस ईंट का साइज़ क्या था? साइज़ समझ रहे हैं ना? 3:2:1 के अनुपात में था।
अब पूर्व में ईस्ट में कौन रहते थे? इसको पूरब बोलते हैं। तो निम्न वर्ग, निम्न निम्न स्थान, इसमें साधारण वर्ग लोग रहते थे। इसमें साधारण लोग रहते थे और क्या था, इसका जो कच्चा ईंट का मकान, बड़े लोग पक्के ईंट के मकान में और छोटे लोग किस ईंट के मकान में रहते हैं पता है ना? आज भी तो देख रहे हैं ना, गाँव में लोग जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे मकान में रहते हैं और जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं वो कैसे मकान में रहते हैं। तो हर समय में भी यही चलता था, आज भी चल रहा है। अब देखिए ईंट का साइज़ क्या है, 3:2:1 है। लेंथ लंबाई, विड्थ मोटाई और हाइट जो है 1, मतलब क्या, विड्थ जो था 3 में था और 2 अनुपात में था और लेंथ 3 में था और हाइट जो था क्या था, 1 में था। क्लियर हो गया? LWB या H बोलते हैं उसको, 3:2:1 के अनुपात में था। ईंट का दोनों में बराबर था। ईंट के साइज़ में कोई चेंजिंग नहीं था। अब आगे क्या है, देखते हैं। सड़कें सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब समझ रहे हैं ना? जो सड़क थी एक-दूसरे को कहाँ पर काटते थे, तो समकोण पर 90 डिग्री पर काटते थे। सड़क के ग्रिड पैटर्न समझ रहे हैं ना? आज तक का सबसे अच्छा सिस्टम जो ग्रिड सिस्टम था, वो सिंधु घाटी सभ्यता का था। अब देखिए आज भी वो लोग फॉलो करते हैं। नाली पर जाली लगा हुआ था, वहाँ का जो नाली था ना, उस पर जाली लगा हुआ था, तो आज भी लोग लगाते हैं। आज का जो टाउन प्लानिंग और उस समय के टाउन प्लानिंग का समझ रहे हैं कि उस समय के लोग भी बहुत विकसित होंगे, तब ना टाउन प्लानिंग किए होंगे, नहीं तो कौन करता है? सभी नालियों के ऊपर से क्या लगा हुआ था? जाली लगा हुआ था। प्रत्येक घर में आंगन, कुआँ और वाटर स्टोरेज था कि नहीं था? सारे घर में वाटर स्टोरेज का भी था, कुआँ भी था, हर चीज़ था उस समय। अब देखिए क्या है, विशाल स्नानागार, मतलब स्नान करने के लिए विशाल स्नानागार था। अभी भी समझ रहे हैं ना, हम लोग कहाँ जाते हैं स्नान करने के लिए? स्विमिंग पूल में। अब देखिए ग्रेनरी, वेयरहाउस, अन्नागार भी था, अन्न रखने का भी जगह था और क्या था? किलेबंदी भी हो चुका था पूरा। फ्लड कंट्रोल सिस्टम समझ रहे हैं ना? अभी तो प्रेजेंट में तो फ्लड कंट्रोल हो नहीं रहा, लेकिन उस समय के लोग क्या थे? बाढ़ नियंत्रण का भी सिस्टम डेवलप किए हुए। कितनी बड़ी बात थी उस ज़माने के लोगों के लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आप लोग भी पढ़िए तो अचीवमेंट मिलेगा ही ना, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं आप लोग को। अब देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल को भी संचय करने का तकनीक ये लोग विकसित थे। समझ रहे हैं ना? हड़प्पा सभ्यता कितना उन्नत सभ्यता था। आज का भी लोग इसको फॉलो करता है। चलिए आगे देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सामाजिक व्यवस्था क्या था? सोशल सिस्टम क्या था? कास्ट तो नहीं था, मतलब जाति व्यवस्था बिल्कुल नहीं था। 4 वर्ग में बटा हुआ था। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, व्यापार जो करते थे उसको ट्रेडर्स बोलते हैं, वो युद्ध जो करते थे उसको वॉरियर बोलते हैं। और क्या था? इंटेलेक्चुअल, मतलब जो पढ़ाने लिखाने का काम करते थे उसको विद्वान बोलते थे। और क्या है, एक लेबर जिसको श्रमिक बोला जाता था। मतलब क्या, जाति व्यवस्था नहीं था, ये 4 भाग में बटे हुए थे। क्या था? व्यापारी, योद्धा, विद्वान और मजदूर, ये 4। जाति व्यवस्था नहीं था यहाँ पर। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये सारा चीज़ डेवलप होने लगेगा धीरे-धीरे। लेकिन इस समय तक कुछ भी नहीं था। समझ रहे हैं ना? यहाँ के लोग, उस ज़माने के लोग कितना उन्नत थे। नगरीय सभ्यता हो गया, सड़क समकोण पर कटता था, ग्रिड व्यवस्था था और क्या जाली लगा होता था, अन्नागार था, स्नानागार था, किलेबंदी था और क्या-क्या नहीं था? अब बताइए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, मतलब क्या, वर्षा जल को संचय करते थे ये लोग। और दूसरा क्या था? क्या था? बताइए, दूसरा क्या था ये? फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी भी ये लोग करना जानते थे। तो कितना विकसित लोग होते थे उस ज़माने में। और आज का ज़माना है, समझ रहे हैं ना, उस ज़माने का कॉपी अभी भी किया जा सकता है अच्छे से। टाउन प्लानिंग सिंधु घाटी सभ्यता से सीखा जा सकता है, नगर कैसे बसाया जाए। अब आगे देखिए क्या है? समाज जो था मातृसत्तात्मक था, कितना अच्छा बात है। उस समय का जो समाज था, मातृसत्तात्मक था, लेकिन अभी का जो समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, समझ रहे हैं ना? उस समय महिला का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट होता था।
आपको हमेशा किसी भी महिला का रिस्पेक्ट करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण के संबंध में बहुत सारा कदम भी उठाया जा रहा है सरकार के द्वारा, हम लोग को उसमें सहयोग करना चाहिए। सबको बराबर जीने का अधिकार है। अब देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग गहना भी पसंद करते थे, समझ रहे हैं ना? गहना भी, आभूषण पहनना पसंद करते थे, काफ़ी पहनते भी थे। आगे जब पढ़ेंगे ना, कि किस जगह पे क्या-क्या मिला है तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ के लोग कौन-सा गहना आभूषण पहनते थे। मेजर साइट्स जब पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का। अभी तो क्या पढ़े हैं? व्यापारी वर्ग के बारे में पढ़े हैं, कैसे उसका वर्ण जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का स्ट्रक्चर कैसा था, हड़प्पा के बारे में पहले कौन पता लगाया, उसके बाद कौन खोज किया, जब रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा था, तब पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना हड़प्पा सभ्यता, अभी तो चलेगा, लंबा चलेगा ना। तो आप लोग सहयोग दीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा। अब देखिए क्या है चेस और हंटिंग, समझ रहे हैं ना? शतरंज उस समय के लोग खेलते थे और शिकार करते थे अपना एंटरटेनमेंट के लिए। उसी के लिए चेस और हंटिंग करते थे। क्लियर हो गया? अब देखिए स्क्रिप्ट जो था राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट दोनों तरह का स्क्रिप्ट होता था और 64 अल्फ़ाबेट का भी खोज किया जा चुका था। कब? हड़प्पा सभ्यता में 64 अल्फ़ाबेट का भी खोज किया जा सका था। अब ये देखिए इसको अच्छे से देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे समझ में आने लगेगा कि क्या है। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे-कैसे लोग अपने आप को बदले। हम आपको पहले ही दिन बोले थे ना, चेंज को समझिए। नियोलिथिक नवपाषाण काल से लेटर क्या पोस्ट हड़प्पा में कैसे आया, हड़प्पा के बाद मने आफ्टर हड़प्पा में क्या होगा और हड़प्पा में क्या है, अभी हड़प्पा में चल रहे हैं ना। उसके बाद देखेंगे आफ्टर हड़प्पा, उसके बाद प्री हड़प्पा को देखे हैं, अब हड़प्पा में हैं, अब पोस्ट हड़प्पा में भी देखेंगे या आफ्टर हड़प्पा में देखेंगे। तो हड़प्पा को अच्छे से समझ लीजिएगा तब न इसके बाद का काल समझ में आएगा। क्योंकि हमको विश्वास है पिछला वीडियो में पूरा प्री हिस्ट्री आप लोग देखे हैं, तब हड़प्पा अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोग को। अब क्या है इसके बाद जो देखेंगे, क्या देखेंगे आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है अर्थव्यवस्था, किसी भी राष्ट्र का रीढ़ होता है अर्थव्यवस्था। जिसका अर्थव्यवस्था जितना अच्छा होगा, वो राज्य उतना ज़्यादा आगे रहेगा। उस ज़माने में क्या अर्थव्यवस्था में आएगा बताइए? गेहूँ वही ना एग्रीकल्चर क्या था? मुख्य प्रमुख व्यवसाय क्या था? एग्रीकल्चर। और उत्पादन क्या होता था? गेहूँ, जौ, चावल सारे चीज़ का उत्पादन होना स्टार्ट हो गया। और दूसरा क्या था? पशुपालन में गाय, बैल, बकरी ये सब चीज़ उस समय के लोग जानने लगे कि ये चीज़ होता है। अब आगे क्या है? सबसे पहले कपास का खेती हड़प्पा सिविलाइजेशन में हुआ। कपास का खेती का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? हड़प्पा सिविलाइजेशन में। और वो कहाँ हुआ था, वो बताएँगे आगे। अभी तो शुरुआत है ना। हड़प्पा के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। घोड़ा के बारे में हड़प्पा के लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं जानते थे। क्या क्लियर हो गया ना? ये पिक्चर क्लियर हो रहा है ना अर्थव्यवस्था में कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ? गेहूँ, चावल, जौ और क्या था ये पशुपालन में गाय, बैल, बकरी, घोड़ा से बिल्कुल परिचित नहीं थे ये लोग, बिल्कुल नहीं परिचित थे। आगे क्या थे? बार्टर सिस्टम और करेंसी सिस्टम दोनों मौजूद था। बार्टर सिस्टम समझते हैं ना? 5 केजी गेहूँ ले गए तो उससे उससे 5 केजी चावल ले आए। मतलब समझ रहे हैं ना? वस्तु विनिमय प्रणाली का एक पार्ट था। अब देखिए व्यापार जो था, ट्रेड समझ रहे हैं ना? व्यापार हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो ट्रेड होता था, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता था, आंतरिक और बाहरिक दोनों रूप से होता था। ये बहुत बड़ी बात थी कि नहीं थी उस ज़माने के लिए। अब देखिए आज थोड़ा तबीयत स्वस्थ नहीं लग रहा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। लेकिन एक काम कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। उससे पता चलता है कि आप लोग को कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। जब कमेंट कीजिएगा ना तब हम अच्छे से समझेंगे कि किस पॉइंट पे, किस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोग सीख कर अपने लाइफ में अच्छा कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।